हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मनी की सप्लाई के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि रियल में मनी की जो सप्लाई होती है एटलीस्ट वो क्या होती है। तो इन जनरल सेंस में हम जो टोटल अवेबिलिटी होती है करेंसी की इनसाइड द कंट्री, एटलीस्ट उस टोटल अवेबिलिटी को जो है वही मनी की टर्म्स में मान लेते हैं कि जो रियल में टोटल करेंसी कंट्री में अवेलेबल है, टोटल सप्लाई कंट्री में अवेलेबल है, तो जनरल टर्म में वही मनी होगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो फॉर एग्जांपल जैसे फिशर का जो फार्मूला है, मनी सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू एम वी प्लस M1V1। इट मीन्स आपकी लीगल करेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लीगल करेंसी, आपकी क्रेडिट करेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट करेंसी। तो ये सब कंबाइंड जो होते हैं मनी की सप्लाई को क्रिएट करते हैं। देन मनी सप्लाई इज इक्वल टू legal currency and its velocity and credit currency and its velocity create the money supply in a country, the according to Fisher and according to Keynes के अकॉर्डिंग जो था वो मनी की सप्लाई की थीम कुछ डिफरेंट थी। तो करेंसी प्लस जो है वो टोटल करेंसी प्लस टोटल करेंसी विद पब्लिक एंड जो है बैंकों के पास में जो टोटल करेंसी है वो दोनों मिलकर के मनी की सप्लाई होती है। तो सबसे पहला करेंसी विद पब्लिक, जनता के हाथ में जो करेंसी है वो, एंड टोटल डिपॉजिट इन बैंक जो वो है, तो दोनों मिलकर के मनी की सप्लाई क्रिएट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स सप्लाई ऑफ मनी मीन्स टोटल करेंसी विद पब्लिक एंड टोटल डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स। जो डिमांड डिपॉजिट होता है एटलीस्ट इसमें उसी को इंक्लूड किया गया है। बट दीज आर द नैरो कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट होती है ये कुछ नैरो कॉन्सेप्ट है, वाइड सेंस में ये मनी की सप्लाई को जो है वो इवेल्युएट नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्योरले प्रेजेंटेड दैट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड एक्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी की सप्लाई की जो न्यू कॉन्सेप्ट होगी एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है मनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो उस न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मनी की सप्लाई में पब्लिक की टोटल डिमांड डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट, बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो डिपॉजिट अवेलेबल रहती है एटलीस्ट वो सारी डिपॉजिट इसमें इंक्लूड की जाती है। देन नेक्स्ट आता है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, कि रियल में मनी की सप्लाई की जो कॉन्सेप्ट है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल एंड नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न। देन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट M1 इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट M1 में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। देन फर्स्ट इज़ करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास में जो करेंसी है एटलीस्ट उसको M1 में जब मनी की सप्लाई को कैलकुलेट करेंगे तो इंक्लूड किया जाएगा। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक्स में जो हम डिमांड डिपॉजिट कराते हैं, देयर आर टू डिपॉजिट इन बैंक। फर्स्ट इज़ FD जो टर्म डिपॉजिट कहलाती है एंड सेकंड इज़ डिमांड डिपॉजिट जो आपकी डिमांड पर विड्रॉल होती है। तो इसमें डिमांड डिपॉजिट विथ पब्लिक होता है वो, एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI के पास भी कुछ अदर डिपॉजिट्स होती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन गवर्नमेंट की, फॉरेन बैंक्स की, वर्ल्ड बैंक्स की, आपका जो है वो IMF की और अदर सेंट्रल बैंक्स की। तो RBI के पास जो अदर डिपॉजिट होती है, देन अदर डिपॉजिट इंक्लूडेड द डिपॉजिट विच आर रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, central bank, foreign central banks and IMF. These are included when we are calculating money supply according to old concept. Then M1 is equal to CP. CP means currency with public, DD means demand deposit, OD means other deposit in RBI. तो अदर डिपॉजिट इन RBI मैंने आपको बताई दिया जो फॉरेन कंट्रीज़ या इंस्टीट्यूशंस की होती है। देन इट इज़ इक्वल टू M1। नेक्स्ट आता है M2। तो M2 में हम क्या करते हैं, M1 को एज इट इज़ ले लेते हैं एंड प्लस सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो हमारी सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट होती है इट इज़ इंक्लूडेड M2 वाहिल कैलकुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी। जब हम मनी की सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग डिपॉजिट होती है इट इज़ इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू M2। देन M3, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में जो टर्म डिपॉजिट होती है एटलीस्ट उसको लिया। फर्स्ट बैंकों में डिमांड डिपॉजिट को लिया था। नेक्स्ट जो टर्म डिपॉजिट होती है जिसको हम FD बोलते हैं, तो वो FD जो होती है वो M3 में इंक्लूड की जाती है। M3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो M2 एज इट इज़ आ जाएगा और बैंकों में जो आपकी डिमांड डिपॉजिट है उसको भी ले लिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है M4।
M4 में क्या हो गया, M1 तो एज इट इज़ आ गया एंड टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस आ गया। M1 में M1 प्लस M2 या M2 को ले लो और टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस एज इट इज़ आ गया। तो पोस्ट ऑफिस की आपकी टर्म डिपॉजिट भी इंक्लूड कर ली जाती है और पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। तो दीज आर द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। देन नेक्स्ट आता है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी की सप्लाई की कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है। तो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी एग्रीगेट। देन मॉनेटरी एग्रीगेट में फर्स्ट ऑफ ऑल M0 को लिया गया है। अब यहाँ पर M1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, M0 से मनी की सप्लाई को कैलकुलेट किया गया। फर्स्ट CC मीन्स करेंसी इन सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन में जो करेंसी है एटलीस्ट वो पूरी की पूरी करेंसी को लेगा। उसके बाद है OD विथ RBI के पास BD विथ RBI, बैंकों की डिपॉजिट RBI में। BD विथ RBI में होगा बैंक जो RBI में डिपॉजिट करते हैं, CRR और कुछ भी, तो वो बैंकों की जो डिपॉजिट RBI के पास है एटलीस्ट वो इसमें इंक्लूड की जाती है। एंड OD इन RBI इट मीन्स जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ बैंक्स गवर्नमेंट्स जो है उनकी डिपॉजिट भी RBI में होगी, तो वो होगा, तो इट इज़ इक्वल टू M0। तो M0 में करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक की डिपॉजिट जो RBI के पास है और अदर डिपॉजिट जो RBI के पास है। नेक्स्ट M1 एज इट इज़ ही था जैसे पहला वाला M1 है, कि वही CC वही DD और वही OD इसमें इंक्लूड किया जाता है। करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक और अदर डिपॉजिट इन RBI, वो M2 हमारा M1 एज इट इज़ रहेगा। देन M2 में अब थोड़ा सा यहाँ चेंजेस हो गया है। इसमें सबसे फर्स्ट लिया गया है M1 आपका एज इट इज़ आ गया है और उसमें प्लस किया गया है टाइम लायबिलिटीज़ पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक सिस्टम, कि बैंक के पास एक जो है हमारा जो डिपॉजिट सिस्टम होता है उसकी एक टाइम लायबिलिटीज़ होती है। उस टाइम लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ मेंटेन करना बैंक का काम होता है। उसके बाद होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं डिपॉजिट के, हम बैंकों में डिपॉजिट करा देते हैं तो उनके कुछ सर्टिफिकेट्स क्रिएट होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो भी बैंक में जो डिपॉजिट की जाती है उसका सर्टिफिकेट्स। उसके बाद होता है टर्म डिपॉजिट विथ अप मैच्योरिटी अप टू द 1 ईयर। ऐसी जो है टर्म डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी डेट 1 ईयर तक की हो, इट मीन्स 1 ईयर की आपका जो FD का प्लान है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर M2 में सबसे पहले टाइम लायबिलिटीज़ पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, उसके बाद टर्म डिपॉजिट विथ अप मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, 1 साल की मैच्योरिटी के साथ जो भी टर्म डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट आता है M3। देन M3 इज इक्वल टू M2 तो एज इट इज़ आ गया, प्लस टर्म डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी ओवर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा की जो जमाएँ होती है वो इसमें ली जाएगी। तो M2 प्लस जो भी टर्म डिपॉजिट है जिनकी मैच्योरिटी ओवर देन 1 ईयर आ रही है वो, उसके बाद कॉल बोरोइंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकों की जो कॉल बोरोइंग है एटलीस्ट वो इसमें ऐड की जाएगी। बैंक से कुछ लोग कॉल कर कर के भी बोरोइंग करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं उनको दी जाती है, रेपुटेड पर्सनैलिटी को दी जाती है, टाटा बिरला रिलायंस, इनको कॉल मनी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि कॉल करते ही इनको लोन जो है वो इश्यू हो जाते हैं। तो दीज आर इंक्लूडेड इन M3। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी एग्रीगेट्स पोर्शन। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट पोर्शंस में सबसे फर्स्ट है L1 में जो आपका न्यू M3 था एटलीस्ट वो एज इट इज़ आ गया, न्यू M3 था वो हमने एज इट इज़ ले लिया। एंड ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक की जो टोटल डिपॉजिट थी उसको हमने L1 इंक्लूडिंग वाहिल कैलकुलेटिंग L1, तो L1 की कैलकुलेशन में न्यू M3 आ गया एंड सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस वो इसके अंतर्गत आ गया। उसके बाद आता है L2 में हो गया हमारा, एक तो L1 आ गया प्लस टर्म डिपॉजिट विथ इंक्लूडिंग
टर्म डिपॉजिट ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो टर्म डिपॉजिट होती है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की, एटलीस्ट वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो L2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे देन L1 एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होती है, जो लोन प्रोवाइड करती है, उन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की पास अगर कोई टर्म डिपॉजिट है तो वो टर्म डिपॉजिट जो हमने किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में जमा कराई है वो, एंड टर्म बोरोइंग विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की खुद की कोई टर्म बोरोइंग है, उसने खुद ने कहीं से कोई उधार ले रखा है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। एंड सर्टिफिकेट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और डिपॉजिट का कोई सर्टिफिकेट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने प्रोवाइड कर रखा है वो एज इट इज़ L3 को कैलकुलेट L2 को कैलकुलेट करते समय ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है L3, देन L2 एज इट इज़ हो गया, प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो नॉन बैंकिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया LIC है, GIC है, UTI है आपका, तो वो नॉन बैंकिंग कंपनी होता है, वहाँ अगर आप कुछ डिपॉजिट कराते हो तो वो डिपॉजिट एज इट इज़ जो है वो L3 में इंक्लूड कर ली जाएगी। तो दीज आर द लिक्विडिटी एग्रीगेट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो यहाँ पर मनी की सप्लाई के हमारे जो पावरफुल सोर्सेज होते हैं वो रिज़र्व बैंक है, RBI, कमर्शियल बैंक्स जो है वो, एंड आता है आपका गवर्नमेंट। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे क्या करती है, नोट्स इशू करने का काम करती है। टोटल नोट्स की सप्लाई कंट्री में इसी की होती है, जो भी लीगल करेंसीज होती है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करके मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉइन्स इशू करती है, और कॉइन्स इशूइंग के बिहाफ पे जो है हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ RBI की, रियल में RBI का जो मेन फंक्शंस है नोट इशूइंग का, एटलीस्ट उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि ये पावरफुल सोर्सेज है मनी की सप्लाई का, लीगल करेंसी की अवेलेबिलिटी यही कराता है। हॉल एंड सोल है, एपेक्स कैटेगरी का बैंक है। टोटल जितने भी नोट्स इशू होते हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे होते हैं। उसके बाद है कि बिज़नेस और इंडस्ट्री का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है। जितने भी बिज़नेस सेटअप होते हैं, जब उनको लोनिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कमर्शियल बैंक RBI से लोन इशू कर करके ये बैंक्स को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी की, ये क्रेडिट को कंट्रोल कर करके रखता है। क्रेडिट कंट्रोल के डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूटिलाइजेशन कर करके जो है मनी की सप्लाई को अकॉर्डिंग टू मनी डिमांड जो है वो एक स्टेबल पॉइंट पर ला करके जो फ्लक्चुएशन आते हैं उस पर कंट्रोल लगाता है और एक प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद है मैनेजिंग डेफिसिट फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट के लिए जो है वो डेफिसिट फाइनेंस को मैनेज करता है कि जब कभी पब्लिक रेवेन्यू जो है वो लोअर होती है इन कंपैरिजन देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडप्ट कर करके और उसके बिहाफ पर लोन्स जो है वो इशू करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन मनी सप्लाई, अब गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है मनी की सप्लाई में, तो सबसे पहला गवर्नमेंट है और तो आपका जो नोटों में विश्वास है वो बना रहेगा। तो पब्लिक का जो करेंसी में फेथ है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे है, गवर्नमेंट की रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, इस वजह से जो सर्कुलेशन में पेपर करेंसी है एटलीस्ट हम उसमें बिलीव रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस रहता है। उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू जो है वो मनी की सप्लाई की जाती है कंट्री में, कि गवर्नमेंट जो है वो RBI के थ्रू न्यू नोट्स इशू करवा करके पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है उस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है। उसके बाद होती है रोल इन द चेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी, की मनी का जो स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, उसका परफॉर्मा चेंज करना होता है, तो उसमें भी मनी पावरफुल रोल प्ले करती है, कि आज नोटों का स्ट्रक्चर इस स्टाइल का है तो कल नोटों का स्ट्रक्चर उस स्टाइल का हो जाएगा। उसके बाद है सिस्टमेटिक मॉनेटरी सप्लाई, की जो भी सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू डिमांड मनी की सप्लाई होती है वो गवर्नमेंट के इशारे पर ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन मनी सप्लाई की। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएट में आपने देखा प्राइमरी डिपॉजिट के बिहाफ पे जो होता है रिच अमाउंट में क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो जाती है, और इतनी ज़्यादा डेरिवेटिव डिमांड्स जो है वो डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट की जाती है, तो इससे मनी की सप्लाई हो जाती है डिपॉजिट और लोनिंग की प्रोसेस के बिहाफ पे। उसके बाद है बैंक आर द प्रमोटर ऑफ क्रेडिट मनी, ये क्रेडिट मनी अवेलेबल कराते हैं, क्रेडिट जो है क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, क्रेडिट लेटर्स का सर्कुलेशन करते हैं, चेक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सर्कुलेशन में लाते हैं। और रोल ऑफ इंटरमीडिएटर्स इन मनी सप्लाई, और मनी की सप्लाई में इंटरमीडिएटर्स का रोल करते हैं। पब्लिक से जो है सेविंग कलेक्ट करते हैं और जिनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनको बोरोइंग करने का काम करते हैं, तो एज ए मीडिएटर ये यहाँ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ हाई पावर मनी।
यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर ऑफ मनी।